मीडियम इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल। ये कुछ हमने डेटा टाइप्स देखे थे। आगे बढ़ेंगे आज। अब हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है जिसका नाम है कैर। CHAR, कैर डेटा टाइप। तो जो कैर डेटा टाइप होता है, ये हमारा किसी भी कॉलम के अंदर, मान लीजिए मैंने किसी कॉलम का डेटा टाइप कैर डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट सिंगल लेंथ का होता है। यानी कि एक ही करेक्टर को ही आपका स्टोर कर सकता है। अब ये करेक्टर कुछ भी हो सकता है। ये करेक्टर, देयर में भी चांस कि आपका कोई अल्फाबेट हो, ABCD ऐसे करके। कोई सिंबल हो सकता है, डॉट, प्लस, लेस देन, ग्रेटर देन, डॉलर, हैश। ये भी हो सकता है ये करेक्टर कोई आपका डिजिट हो, 1 2 3 4 5। हो सकता है ये करेक्टर कोई इमोजी हो, जो इमोजी आते हैं स्माइली वगैरह, वो हो सकता है। हो सकता है ये करेक्टर कोई हिंदी का लेटर हो, का, खा, गा, ऐसा भी हो सकता है। तो कैर डेटा टाइप का मतलब है किसी भी करेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक ही करेक्टर आएगा। तो अब ऐसा कॉलम जिसमें हर वैल्यू सिंगल करेक्टर की होगी, इसका मैं यूज कहाँ करूंगा? हमने कहा कुछ केसेस हैं। जैसे मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो। अब स्टूडेंट एब्सेंट या प्रेजेंट, अब इस कॉलम में मुझे स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है उसका स्टेटस स्टोर करना है। तो अब रोल नंबर 1 एब्सेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट, तो इसमें सिंगल करेक्टर सफिशिएंट मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक कॉलम बनाकर दिया गया जेंडर नाम से। अब मुझे उसमें M F, M मतलब मेल, F मतलब फीमेल। ठीक है। हो सकता है किसी कॉलम में आपका रिजल्ट है पास फेल, तो आप हो सकता है PF, PF। तो ऐसे कई सिनेरियो हो सकते हैं, यस नो, YN। तो ऐसे कई सिनेरियो हो सकते हैं जहां पर हमें सिंगल करेक्टर ही किसी कॉलम के अंदर अपना स्टोर करना है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने कॉलम का डेटा टाइप क्या रख सकते हो? कैर डेटा टाइप रख सकते हो। अब मान लीजिए सर, मुझे क्या करना है, मुझे अपने कॉलम में करेक्टर ही रखना है, लेकिन एक से ज्यादा रखने हैं। मान लो किसी का नाम रखना है, सोनू, मोनू, अजय, विजय। किसी का एड्रेस रखना है, तो एड्रेस में अल्फाबेट भी आएंगे, डिजिट भी आएगी, सिंबल भी आएगा। तो वो सब करेक्टर ही कहलाते हैं। ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा को करेक्टर ही कहते हैं। ठीक। तो अब अगर आप अपने कॉलम में एक से ज्यादा करेक्टर हर वैल्यू के साथ रखना चाहते हैं, तो करेक्टर डेटा टाइप में ब्रैकेट लगाकर आपको क्या बताना पड़ेगा? अपना लेंथ बताना पड़ेगा कि कितनी लेंथ आपको रखनी है, या साइज कह लो या लेंथ कह लो, एक ही बात है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10। तो अब इसका मतलब है कि हर वैल्यू जो इस कॉलम के अंदर आएगी वो 10 करेक्टर की होगी। सर 10 करेक्टर की होगी या मैक्सिमम 10 करेक्टर की होगी? हमने कहा नहीं, 10 करेक्टर की ही होनी चाहिए। अब मान लो आपने यहां पर स्टोर करा सोनू। ठीक है। अब जब सोनू को यहां हम स्टोर करेंगे, तो सर इसमें तो 4 करेक्टर हैं। अब 6 करेक्टर हमें रखने ही नहीं है। तो अपनी तरफ से ये इसमें पैडिंग कर देगा स्पेसेस के लिए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो मेमोरी का यूसेज होगा वो 10 करेक्टर के लिए ही होगा। ठीक है। तो अगर आप 10 करेक्टर के लिए अपना डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो हर वैल्यू 10 करेक्टर की करके ही स्टोर करी जाएगी। अगर आपने 10 करेक्टर खुद लिखे हैं तो पैडिंग नहीं होगी स्पेसेस की। अगर उससे कम किया है तो स्पेसेस की पैडिंग लास्ट में कर दी जाती है। और अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू इस कॉलम में रखी जिसमें 11 करेक्टर आएंगे, तो एरर आ जाएगी कि भाई आउट ऑफ रेंज हो गया, 10 करेक्टर के लिए बनाया गया था, 10 ही इसमें आएंगे, 11 करेक्टर इसमें नहीं आ सकते। ठीक है। तो अब इस डेटा टाइप में थोड़ा सा
हमारे लिए पहले से गैस कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हम इसमें जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो कितनी बड़ी हो सकती है। मान लो इसमें कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट आ गया, अब उसका नाम स्टोर करना है, हो सकता है 50 करेक्टर का हो। अब एक ही ऐसी वैल्यू है जो 50 करेक्टर की है, बाकी 10-12 करेक्टर की है। क्या करें, मजबूरी है, आपको बड़े के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब समस्या ये नहीं है कि सबसे बड़े लेंथ के हिसाब से सोच रहे हैं, समस्या यह है कि सबको 50-50 का बनाकर स्टोर करा जाएगा, तो मेमोरी यूसेज बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पर हाई हो जाएगा। तो करेक्टर डेटा टाइप के साथ आप शायद तभी जाना पसंद करते हो, या तो सिंगल करेक्टर की वैल्यू आपको स्टोर करनी है, ठीक है, या पता है कि जो करेक्टर आएंगे वो फिक्स हैं, इतने ही आते हैं, ना कम ना ज्यादा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का कोर्स स्टोर करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि कोर्स की वैल्यू या तो डेटा साइंस है तो डीएस लिखेंगे, एआई है तो ऐसे लिखेंगे, डेटा एनालिटिक्स है तो ऐसे लिखेंगे। दो ही करेक्टर में है, ना एक है ना तीन है, तो फिर आप करेक्टर के साथ दो लेंथ के लिए जा सकते हो, है ना। पिन कोड, पिन कोड पता है कि 6 करेक्टर का ही होता है, तो आप पिन कोड के साथ करेक्टर में 6 लिखकर जा सकते हो, क्योंकि हर वैल्यू उतने की होगी होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप एग्जैक्ट जानते हैं कि इतने नंबर ऑफ करेक्टर ही हर बार इस कॉलम में चाहिए होंगे, कैर डेटा टाइप के साथ जा सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि नहीं सर, कोई ऐसा सॉल्यूशन दे दो जहां पर हम पहले से गैस नहीं कर पा रहे, मान लो किसी का एड्रेस है, अब किसी का एड्रेस हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा है, हो सकता है किसी का एड्रेस छोटा है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए कि अगर उस कॉलम में अलग अलग वैल्यूज अलग अलग लेंथ की हैं, तो जिस लेंथ की जो वैल्यू है उसके लिए उतनी ही मेमोरी हमारी रिजर्व हो, पैडिंग स्पेसेस की नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा। तो करेक्टर में एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाता है, तो यहां से फिर वो डेटा टाइप मिला जिससे आपकी जान पहचान पहले हो चुकी है, जिसका नाम है वैर। तो यहाँ वैर शब्द का मतलब वेरिएबल, जो बदल सके, अपनी लेंथ फिक्स नहीं रखेगा। तो ये दोनों कैसे हैं, फिक्स। जो आपने लेंथ लिख दी उसी लेंथ का डेटा आएगा, ज्यादा करोगे एरर आएगी, कम करोगे पैडिंग स्पेसेस की हो जाएगी। इसका नाम रखा गया वैर, वैर कैर। ऐसा करेक्टर डेटा टाइप जो फिक्स साइज का नहीं है, वेरिएबल साइज का है, उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उतनी रखी जाएंगी। लेकिन वैर कैर में डिफॉल्ट लेंथ नहीं होती, आपको अपनी लेंथ बतानी ही पड़ेगी। जैसे कैर की डिफॉल्ट लेंथ 1 होती है, लेकिन इसकी डिफॉल्ट कुछ नहीं। मान लो आपने यहाँ पे 10 कर दिया, अब आपने यहाँ पे लिखा सोनू, 4 करेक्टर हैं, तो 4 करेक्टर ही मेमोरी में यूज होंगे, पैडिंग 6 करेक्टर की नहीं करी जाएगी। और अगर किसी भी वैल्यू की लेंथ 10 से ज्यादा हो गई, 11 हो गई, तो एरर आ जाएगी कि भाई आउट ऑफ रेंज हो गया, 10 करेक्टर ही मैक्सिमम अलाउड है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, फिर हमें ज्यादा बार वैर कैर यूज करना चाहिए, आंसर इज यस, है ना। अगर हम कैर यूज करते हैं तो शायद ये वाला वर्जन हम यूज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्जन को लिखना आसान है, ब्रैकेट लगानी नहीं पड़ेगी, थोड़ा टाइप कम करना पड़ेगा। और अगर मैं बैर कैर में जाऊंगा बन लिखकर तो एक ही बात है, लेकिन इसमें ज्यादा लिखना पड़ गया मेरे लिए, तो थोड़ा शॉर्ट हैंड हो जाएगा वो हमारा, ठीक है। तो ज्यादा बार हम अपनी रिक्वायरमेंट में देखें तो हम वैर कैर का यूज कर रहे होते हैं। अब बात आती है मेमोरी यूसेज की, कि सर हमारा जो मेमोरी है वो कितनी यूज होगी। तो अब चाहे कैर हो, चाहे वैर कैर हो, चाहे कोई सा भी हो, है ना, इनमें डिफरेंस क्या है, वो अलग अलग है, लेकिन इनका मेमोरी यूसेज कैसे कैलकुलेट होता है वो लगभग सबका एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैंने लिखा ए बी का खा और एक इमोजी लगा दिया, मान लो ऐसे करके, और इसमें अब मुझसे पूछा गया
कि मेमोरी यूसेज बताओ इस कॉलम में, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, दोनों का मेमोरी यूसेज अलग अलग होगा। अगर आपके करेक्टर इंग्लिश अल्फाबेट हैं तो हर करेक्टर 1 बाइट मेमोरी यूज करता है, हर करेक्टर 1 बाइट। तो 1 + 1 + 1 + 1, तो इसका मेमोरी यूसेज आया 4 बाइट्स। ठीक है। अगर इस वाले वैल्यू की मेमोरी कैलकुलेट करी जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो करेक्टर्स होंगे वो 1 बाइट मेमोरी लेंगे। हिंदी के जो करेक्टर होंगे वो 3 बाइट्स मेमोरी लेते हैं, हर करेक्टर 3 बाइट। और जो इमोजीज होते हैं ये 4 बाइट मेमोरी लेता है। तो टोटल 1 + 1 2, 5, 8, 12। तो ये 12 बाइट लेगा। तो अब इस कॉलम में हर वैल्यू कितनी मेमोरी लेगी पहले से फिक्स नहीं हो सकता। हर वैल्यू में करेक्टर कौन कौन से हैं उनको सबको मिलाकर उसका साइज हमारा बनाया जाएगा। तो इस तरह से कैर, वेर कैर और आपका ये डेटा टाइप हो गए। तो इसको जनरली हम कह सकते हैं स्ट्रिंग वगैरह स्टोर करनी है तो आप इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यहां तक हमारा कल हो गया था। कैर, कैर में लेंथ देंगे पर करेक्टर। ध्यान रखना मैंने पर वैल्यू नहीं लिखा है, यहाँ पर करेक्टर लिखा है। तो पर करेक्टर 1 to 4 बाइट लेता है। करेक्टर में बाय डिफॉल्ट जब लेंथ ना दें तो 1 करेक्टर लेंथ होती है। अच्छा, करेक्टर ये भी कह रहा है, एक डिफरेंस बताना रह गया, कि मुझे आप लेंथ बता तो सकते हो लेकिन कितनी बता सकते हो वो भी रूल है। कितना बता पाओगे? 255 इतना बता सकते हो। ठीक है। वैरकेर कह रहा है कि मेरी लेंथ आप बता सकते हो लेकिन मेरी लेंथ मैक्सिमम इतनी बता सकते हो, 16,383, इससे ज्यादा नहीं बता पाओगे। ठीक है। और मेरा कोई डिफॉल्ट साइज नहीं होता। ठीक। फिर उसके बाद ये प्रॉपर डिफरेंस मैंने लिख दिया है। करेक्टर अगर 10 लिखें, वैरकेर 10 लिखें, तो इसमें मेमोरी 10 करेक्टर की यूज होगी। स्पेसेस को आप पैडिंग कर देते हैं। इसमें जितने की है बस उतने की यूज होगी, कोई पैडिंग ऐड नहीं होती। मैक्स साइज इसका इतना है, इसका मैक्स साइज इतना है। डिफॉल्ट लेंथ नहीं बताएं तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं है, आपको बतानी ही पड़ती है। इतना कॉपी करो पहले।
चलो, अब इसको अगर मैं कोड में करके दिखाऊं तो यही सारे पॉइंट्स होंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं। मान लो इसका नाम कैरे डेमो कर दिया। इसमें C1 कॉलम बनाया, सिंपल कैर, उसका मैंने कोई साइज नहीं बताया। C2 बनाया मैंने कैर, और मैंने इसका साइज बता दिया, मान लो 10। और C3 वेर कैर, और इसका साइज बताना ही पड़ेगा। तो तीन अलग अलग डेटा टाइप के कॉलम बना दिए, कैर, कैर विद लेंथ, और वेर कैर। टेबल बनकर तैयार हो गई। अब इंसर्ट करते हैं इसमें। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम कैर डेमो, वैल्यूज, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, कोई भी करेक्टर लिख दो, छोटा बड़ा, मैंने कैपिटल ए लिख दिया, आप कुछ भी लिख दो। यहाँ लिख दिया मान लो सचिन, 10 करेक्टर का तो है ही, और यहाँ भी लिख दिया सचिन। तो अभी हमने सब कुछ सही के नजरिए से करा है। जो डेटा टाइप, जो कंडीशंस बता रहा है उसके हिसाब से ही हमने वैल्यू इंसर्ट करी है। तो पहले एक बार सही समझते हैं, फिर कुछ आउट ऑफ रेंज वाला करके देखेंगे। क्वेरी ओके, ऑल इज वेल। अब जो ये वाला C2 कॉलम है, C2 कॉलम में जब इस सचिन को स्टोर किया गया होगा, तो इसमें एक दो तीन चार पाँच छः तो हैं, इसमें चार स्पेस और लगे होंगे। तो स्पेस को लगाने में थोड़ा टाइम लगा होगा। यानी कि करेक्टर डेटा टाइप में मेमोरी के साथ साथ एग्जीक्यूशन टाइम का भी मैटर हो सकता है, क्योंकि ये काम भी तो करना पड़ेगा एसक्यूएल इंजन के लिए, स्पेस लगाना। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा तीनों कॉलम की वैल्यू के लिए। अब सेलेक्ट कमांड जब किसी कैर कॉलम के डेटा को लाकर दिखाती है, तो बिहाइंड द सीन क्या करा जाता है, जितने भी पैडेड स्पेसेस थे उनको ट्रंकेट किया जाता है, उनको हटाया जाता है, और उसके बाद सेलेक्ट में दिखाया जाता है, ताकि देखने वाले को अजीब ना लगे। तो मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है। और आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे पैडिंग लगती है, कहाँ लगी है, हमें तो कहीं दिख नहीं रही, दोनों एक ही लग रहे हैं। तो दो काम इंटरनली हुए, पैडिंग ऐड करी गई टेबल में स्टोर करने के लिए। सेलेक्ट कमांड से जब डेटा लाया गया, तो जितने भी स्पेसेस की पैडिंग करी गई सबको हटाया गया, तब आपको दिखाया गया। तो इसका मतलब तो सर एग्जीक्यूशन और स्लो हो गया, आंसर है यस। ठीक है। तो इस तरह से करेक्टर डेटा टाइप सिंगल करेक्टर के लिए ही सही है, या फिक्स लेंथ के करेक्टर के लिए ही सही है ना। अदरवाइज आप वेर कैर का यूज करें। अब वो करते हैं जो ये मना कर रहे हैं। मैंने क्या, पहले वाले में दो करेक्टर स्टोर कर लो, तो मना कर देगा कि पहले वाले में दो करेक्टर स्टोर नहीं हो सकते। कह रहा है डेटा टू लॉन्ग। C1 कॉलम में डेटा काफी बड़ा हो गया ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने उसका लेंथ नहीं बताया था, तो डिफॉल्ट लेंथ 1 है, तो एक से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। अब
दूसरे वाले में देखो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन तेंदुलकर, फिर एरर आ जाएगी। बोलेगा पहला वाला तो चलो सही है, सिंगल करेक्टर का ही है, लेकिन इसमें तो करेक्टर बहुत हो गए, 6 ये हो गए, 7 स्पेस 8 9 10, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। क्या आएगा? डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम C2, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम C2। सेम कहानी अगर मैं वेर कैर के साथ कर दूंगा तो वो भी यही बोलेगा, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम C3। तो अपनी लेंथ से ज्यादा कोई स्टोर नहीं कर पाता। यहां तक की कहानी समझ में आ जाती है। अब मान लीजिए मैं टेबल क्रिएट करता हूं एक और, क्रिएट टेबल कैर डेमो 2। इसमें C1 कॉलम बनाया कैर डेटा टाइप का, ये जताने के लिए कि जब मैं लेंथ लिख ही सकता हूं तो क्या कितनी भी लिख सकता हूं। हमने कहा चलो 500 लिख के देख लो, बाकी की बात बाद में करेंगे। मैंने हो गई कॉलम लेंथ टू बिग, मैक्सिमम 255 है बस। तो कोई भी कॉलम जो कैर डेटा टाइप का है उसमें लेंथ आपको बतानी है, और मैक्सिमम 255 ही बता सकते हो। उससे ज्यादा चाहिए तो फिर आपको वेर कैर में जाना चाहिए, और लॉजिकली भी है। अगर इसको बहुत ज्यादा कर देंगे, मान लो आपने इसको कर दिया 5,000 और आपने सिंगल करेक्टर स्टोर करा, 4,999 स्पेस लगाने पड़ेंगे। लगाने में टाइम लग रहा है, फिर सेलेक्ट करो वो हटाने में टाइम लगेगा, तो ये परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा यहाँ तक ठीक है, बैलेंस रख पाएंगे, इससे ज़्यादा में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अब समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसको तो मैक्सिमम इतना ही दे सकते हो। अब दूसरा बनाया कॉलम हमने कहा वेर केयर। तो ये कह रहा है 16,383। हमने कहा नहीं, हम 20,000 देंगे। देखते हैं। कह रहा है कि कॉलम की लेंथ बहुत बड़ी कर दी आपने, C2 कॉलम जिस टाइप का है उसमें मैक्सिमम 16,383 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हमारी समझ में आ गई कहानी। और ये भी देख लेते हैं कि वैर कैर में कुछ ना बताएं लेंथ, तो ऐसा तो नहीं है कैर की तरह अपने आप वन लेंथ हो जाती हो। हमने कहा ऐसा है नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। एरर आ गई। वैर कैर का लेंथ तो बताना ही पड़ेगा, कोई डिफॉल्ट लेंथ इसकी नहीं होती है। अब आप बता सकते हैं 16,383 ये इसका लास्ट लिमिट है। अब ये कह रहा है कि इस बार एक नई एरर आपकी बनकर आ गई। ठीक है, वो नई एरर क्या है उसको समझते हैं। अच्छा हुआ ये निकल कर आ गई हमारे सामने। जो करेक्टर में एडेड स्पेसेस ऐड होते हैं वो आप कभी नहीं देख पाएंगे। इंटरनली मेमोरी जो आपकी कैलकुलेट होगी उसी से समझ सकते होगे कि मेमोरी उससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब सब कुछ ठीक था सर, ये सही था, ये सही था, तो फिर ये एरर क्यों आ गई? हमने कहा अब एक रूल और हमारे सामने आ गया। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि आप किसी भी रो में यहाँ पे 255 रख रहे हो और यहाँ 16,383 रख रहे हो। ठीक है, अब जरा बताना कि वर्स्ट केस यहां पर जो वैल्यू आएगी, मान लो 255 लेंथ की आ गई, और वर्स्ट केस हर करेक्टर 4 बाइट ले रहा है, तो इस वैल्यू का मेमोरी कंजप्शन कितना हो जाएगा? 255 गुणा 4। ठीक है, सेम यहां पर वर्स्ट केस कि सर यहां पर 16,383 करेक्टर आपने लिख दिया और हर करेक्टर 4 बाइट लेता है। तो अब
16,383 गुणा 4। तो इसका मतलब किसी भी रो में टोटल नंबर ऑफ करेक्टर जितना मेमोरी स्पेस यूज कर रहे हैं वो ये प्लस ये इतने हो गए। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना आएगा भाई? 665552 और ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, प्लस ये भी तो करना है इसमें, दोनों जोड़कर। ठीक है, अब ये इतना आ गया। हमसे कहा जा रहा है कि किसी भी रो में जितने करेक्टर आएंगे वो सब मिलकर इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 65,535, यानी किसी भी रो का सारे कॉलम की वैल्यू मिलाकर जो साइज है, मेमोरी का साइज है, वो 65,535 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा इससे ज्यादा हो गया होगा। इसीलिए क्या आ रही है हमारे यहाँ पर एरर आ रही है। अब मैं इसमें चेंज करता हूं। क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो 15,000। तो अब कितने हो गए? 15,000 गुणा 4, 60,000। 60,000 ये हो गए। और 255 गुणा 4, 255 गुणा 4, 1,000 के आसपास। यानी टोटल 16,000 के आसपास हो गए। तो अगर इसकी रेंज में रह गए होंगे तो चल जाएगा, नहीं तो फिर एरर आ जाएगी। चल गया। तो हमें ध्यान रखना है कि एक रो में जितना डेटा आ रहा है उस डेटा का टोटल कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो इसके बिलो रहनी चाहिए। इसका मतलब अभी बात अधूरी है मेरी। मान लो C1 कॉलम, C2 कॉलम, और स्पेसिफिक लिख रहा हूं। C1 कॉलम है हमारा, इसका साइज है मान लो 5,000। ठीक है। C2 कॉलम है इंटीजर। C3 कॉलम है डबल। अब बताओ, क्या ये तीन कॉलम का कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं? कैलकुलेट करते हैं। मान लो इसमें कोई रो आई, मान के चलते हैं 5,000 करेक्टर इसमें आ जाएंगे। तो 5,000 करेक्टर, हर करेक्टर 4 बाइट लेगा, वर्स्ट केस यही है। तो टोटल यहां पर जो करेक्टर आएंगे उनसे मेमोरी यूसेज कितना बनेगा? 60,000। भाई 5,000 नहीं, 20,000। ये हो गया 20,000। ठीक है। अब ये बताओ, इंटीजर कितनी बाइट मेमोरी खाता है? 4। डबल कितनी मेमोरी खाता है? तो सर ये तो ठीक है, 20,000 12 हो गए, आराम से आ जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कैलकुलेट कैसे करना है। सिर्फ करेक्टर को नहीं कैलकुलेट करना है, करेक्टर भी है, इंट भी है, फ्लोट भी है, सबको कैलकुलेट करना है। और किसी भी रो में जो डेटा आ सकता है मैक्सिमम वो हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 65,535 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगला पॉइंट, मैंने एक कॉलम बनाया C1, C2, C3, C4। मैंने बहुत सारे कॉलम बना दिए। अब मान लीजिए हर कॉलम इंटीजर है, इंटीजर 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 इंटीजर। तो जरा गुणा भाग करके बताना कितने कॉलम बना सकता हूं इस तरह से मैं। एक कॉलम जब इसमें रो आएगी तो 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट। तो बताओ कितने कॉलम मैक्स बना सकते हैं? अनलिमिटेड तो नहीं बना सकते होगे? कितने बना सकते होगे? 16,383 कॉलम बना सकते हो, लेकिन अब उसकी एक लिमिट है। माई एसक्यूएल में मैक्सिमम कॉलम 4,096 बन सकते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी एक टेबल में कितने कॉलम बन सकते हैं, तो कॉलम की संख्या मैक्सिमम 4,096 हो सकती है अगर साइज अलाउ करता है तो। लेकिन अगर आपने कॉलम दो ही बनाए,
अब ये मत कहना 4096 से तो बहुत कम है, लेकिन अब जो साइज की लिमिट है वो खत्म हो गई, तो दो भी नहीं बनेंगे आपके। तो किसी भी टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, उस टेबल में जब कोई रो इंसर्ट होगी तो उस रो का टोटल मेमोरी कंजप्शन इस वैल्यू से नीचे रहना चाहिए, उसके हिसाब से कितने कॉलम है वो बनेंगे। या अगर आपकी रो में जो टोटल मेमोरी कंजप्शन हो रहा है वो इससे कम है, तो ऐसा नहीं है कि आप कितने कॉलम बनाते रहो जब तक ये हमारा मेमोरी यूसेज ना पहुंच जाए, उसकी फिर अपर लिमिट होती है 4096, इससे ज्यादा आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो। अब कल मैंने ये बात बोली थी, आज फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये सारी कैलकुलेशन, ये सारा जो अपर लिमिट वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं, इट इज वैलिड इन माई एसक्यूएल ओनली। कल को अगर आप एसक्यूएल एमएस वाला पढ़ते हैं, एमएस एसक्यूएल, परसों आप ऑरेकल पढ़ते हैं, तो हर किसी में ये लिमिट अलग अलग है। तो एसक्यूएल इस पे भी पढ़ी जाती है जो हम पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल इस पे भी पढ़ सकते हैं एमएस एसक्यूएल पर, माइक्रोसॉफ्ट वाले पर, और एसक्यूएल को ऑरेकल पे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एसक्यूएल को पोस्ट ग्रे पे भी पढ़ सकते हैं। तो हर किसी में ये जो अपर लिमिट है कैरेक्टर के साइज की, या करेक्टर के हर मेमोरी का कितना यूसेज होगा, 1 to 4 बाइट जैसे यहाँ पर बताया गया, वहां पर अलग अलग हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, जैसे यहाँ 4096 हैं, तो वहां पर अलग हो सकता है। तो ये सब वैल्यूज अलग अलग होती हैं। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक लिमिट है, कहीं ना कहीं एक कैपिंग लगी हुई है। कितनी लगी हुई है उसका आंसर आप नहीं जानते, गूगल करके चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए तुरंत बताने के लिए इंटरव्यूअर को कि लिमिट तो होती है, अनलिमिटेड नहीं है। कितनी है डिपेंड करेगा हर डेटाबेस कौन सा आप यूज कर रहे हो एसक्यूएल को चलाने के लिए। ठीक है, चलो भाई, अब आता है अगला क्वेश्चन। माई एसक्यूएल ने तो अपनी सारी बातें बता दी कि भाई यहां पर आकर मैं खत्म हो जाता हूं, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। क्या हो अगर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं जिसमें मूवीज का डेटा स्टोर करूंगा। यहाँ पे मूवी का नेम आएगा और यहाँ मूवी की स्टोरी आएगी। मान लो मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। अब 4 घंटे की मूवी की स्टोरी स्टोर करोगे तो सर इसमें तो 16,000 से ज्यादा करेक्टर आ ही जाएंगे। तो आएंगे नहीं, फिर तो स्टोरी नहीं कर पाओगे आप ऐसे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मैं इस तरह के, आगे जाके आप जिनका कोर्स डेटा साइंस है शायद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। तो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए पहले मेरे पास मूवीज का डेटा होना चाहिए। मान लो वो किसी टेबल में रखा है, तो टेबल में पहुंचा कैसे, क्योंकि मूवी की स्टोरी हमारा 16,000 से ज्यादा करेक्टर की हो गई तो टेबल में आएगा ही नहीं डेटा वो। तो अब पॉइंट है कि अगर मुझे, सीधा क्वेश्चन है, जो अपर लिमिट है वेर कैर की, उससे ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए डेटा टाइप बनाए गए टेक्स्ट फैमिली के। तो टेक्स्ट डेटा टाइप अकेला नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है, इसके साथ 4 5 होते हैं। ये कहते हैं हमारा इस्तेमाल करो, हम आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। कितना, इतना कर लेंगे कि आपको वो अनलिमिटेड लगेगा, लेकिन अनलिमिटेड फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको लगेगा अनलिमिटेड है वो। कितना, हमने कहा चलो उसको देखते हैं कौन कितना करता है। तो एक साथ 4 चीजें लेके चलते हैं। एक है टाइनी टेक्स्ट, एक है टेक्स्ट, एक है मीडियम टेक्स्ट, एक है लॉन्ग टेक्स्ट। ये 4 डेटा टाइप हैं। ये चारों डेटा टाइप वैरकर का एक्सटेंशन है। जहां पर वैरकर खत्म हो जाएगा उसके आगे ये चलेंगे। अब चारों ने अपनी अपनी लिमिट बताई है, चारों ये नहीं कह रहे कि हम अनलिमिटेड हैं, चारों की अपनी एक अपर लिमिट है, कैप लगी हुई है। टाइनी टेक्स्ट कह रहा है मैं तो कैर की तरह ही हूं, तो कोई मेरा इस्तेमाल शायद करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे यूज करोगे। जो मेरे पास है वो ऑलरेडी कैर डेटा टाइप के पास है, मैक्सिमम मैं इतना ही जाता हूं, इससे आगे नहीं जाता। टेक्स्ट कह रहा है कि मैं इतना जा सकता हूं, तो ये मिला कुछ काम का हमारे लिए, 65,535 तक हमें ले जाएगा। ये उससे बड़ा आया, कह रहा है इतने, इतनों को याद रखना मुश्किल है, 16 MB।
इसका मतलब है कि आप अगर किसी टेबल में कोई कॉलम बनाते हो जिसका डेटा टाइप मीडियम टेक्स्ट है, ये वाला है, ठीक है, मीडियम टेक्स्ट, तो हर वैल्यू 16 MB की आ सकती है। हर वैल्यू 16 MB की आ सकती है। और सर, अगर मैंने किसी कॉलम का डेटा टाइप लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया तो हर वैल्यू 4 GB की आ सकती है। 4 GB, 4 GB, 4 GB। प्रैक्टिकली इतनी बड़ी वैल्यूज स्टोर करना, जिस लैपटॉप पर आप जा रहे हो वहां पर आपकी रैम भी देख लेना कितनी है, वहां पर कौन सा प्रोसेसर आई सीरीज लगा है, कौन सी जनरेशन लगी हुई है, ये बहुत मैटर करेगा। आप अगर सिंपल i3 4 GB रैम लेके बैठे हैं तो आपके लिए थ्योरी है ये, प्रैक्टिकली आप कर नहीं पाओगे इसे। इतना स्लो हो जाएगा आपका सिस्टम कि आपका कभी एंटर करने के बाद रिजल्ट ही नहीं आएगा, सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल पर जाने के लिए आप अपना जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है उसको भी मेजर करें। हर वैल्यू 4 4 GB की है, तो सोचो कहां से लाओगे इतना मेमोरी। अब इन चारों ने कहा कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं, जो वैरकैर है वो क्यों नहीं कर पा रहा था। एसक्यूएल के बनाने वाले चाहते तो यही फीचर वैरकर को दे देते, नया बनाने की जरूरत ही क्या है। जब दे ही रहे हो तो उसी को दे दो। एक नया बना रहे हो, नया पढ़ना पड़ रहा है हमारे लिए, या तो दो ही मत। तो आंसर आया, आंसर ये आया कि भाई जितने भी ये टेक्स्ट फैमिली के हैं, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, जितने भी टेक्स्ट फैमिली के डेटा टाइप हैं, ये आपके डेटा को टेबल में स्टोरी नहीं करते। मान लो आपने यहां पर कोई मूवी की स्टोरी रख दी, 4 GB इसका मान लो साइज आपने कर दिया लॉन्ग टेक्स्ट, यहां आएगी नहीं। क्या होगा, आपके सी ड्राइव में जहां पर आपका माई सीक्वल इंस्टॉल हुआ है, वहां पर एक हिडन फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली जाएगी, और उस फाइल के अंदर आपका डेटा स्टोर करा जाएगा। और इस फाइल का जो रेफरेंस होगा, इसका जो एड्रेस होगा, इसका जो पाथ होगा, वो कॉलम के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो जो टेक्स्ट फैमिली के डेटा टाइप हैं, ये बड़ी वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि ये टेबल के अंदर डेटा स्टोर नहीं करते। ये आपके स्टोरेज पर, ये जो आपका फाइल है, अलग से बनाते हैं और उस फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, और उस फाइल का एक रेफरेंस पाथ या पॉइंटर जाके टेबल में स्टोर हमारा हो जाता है। तो इस तरह से बिहाइंड द सीन बहुत सारी फाइल आपके लैपटॉप के सी ड्राइव के अंदर बन जाएंगी, उस ड्राइव के अंदर जहां पर माई सीक्वल आपकी इंस्टॉल होती है। अब वो फोल्डर एक हिडन फोल्डर होगा, आपको दिखेंगे नहीं। अगर आप हिडन फोल्डर देखना जानते हो तो आप जाके देख भी सकते हो क्या ये फाइलों में डेटा हमारा बिहाइंड द सीन स्टोर हो रहा है। अब मजबूरी में ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइल में डेटा बनाकर रखकर आना और जब सेलेक्ट करोगे तो फिर लेकर आना टाइम टेकिंग होता है। टेबल में डेटा रखा हुआ है, टेबल में डेटा रखा है, मांगो तुरंत दे दो। टेबल पर डेटा ही नहीं है, कहीं रखा हुआ है, जहां रखा हुआ है उसका पाथ मेरे पास है, तो वहां जाने में, डेटा लाने में टाइम तो लगेगा ही। तो इसीलिए इस फैमिली का इस्तेमाल मजबूरी में करना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली हमारा इंसर्ट और सेलेक्ट की स्पीड को स्लो कर देती है। इंसर्ट हम करेंगे, उधर एक फाइल में जाके डेटा इंसर्ट होगा, टाइम लगेगा, सेलेक्ट करेंगे, फाइल से आएगा, टाइम लगेगा। तो अगर आपका काम वैरकैर तक हो जाता है तो बेटर है कि आप वैरकैर का यूज करें। मजबूरी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको इस फैमिली में आना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको लिख लेना। अगला टॉपिक हमारा कॉन्स्ट्रेंट का है, तो ये वाला पॉइंट मैं उस समय आपको समझा दूंगा कि लाइन क्या लिखी, बट थ्योरी में लिख जरूर लेना। ये नंबर मुझे भी याद नहीं हुआ आज तक, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। मुझे यही पता है कि 16 MB है, ये 4 GB है। क्या करोगे तो नंबर याद करके, है ना। बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इतना इतना डेटा आ जाता है। कहीं भी इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता जो रटने वाला होता है। इंट्यूशन क्या है, क्या पर्पस था चीजों को लाने का,
वो आपको पता होना चाहिए। टैक्स फैमिली क्यों इंट्रोड्यूस हुई, ये पता होना चाहिए। उसकी रेंज क्या है नहीं जानते, कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू खराब नहीं होगा। जब मैं ये वाला प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी थी, अब मैं करा देता हूँ। जब मैं कॉलम की लेंथ मैक्सिमम से ज्यादा दे रहा था, तो मुझे सजेस्ट कर रहा था ये, यूज बिलो ऑफ डेटा टाइप या टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को तो जान गए हम, बिलॉब अभी हमारा जान पहचान होने से रह गई है। तो जब आपको बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना हो, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये यूज करो डेटा टाइप, या फिर ये वाला यूज कर लो। ये हमारी समझ में आई गया क्या कहना चाह रहा है। चलो तो मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, कॉन्सेप्ट को कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कि इतना बड़ा डेटा तो मैनुअली इंसर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। आपको एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करके कैसे इंसर्ट करा जाता है वो आना चाहिए, तभी इतना बड़ा डेटा स्टोर कर पाओगे। मैनुअली कहाँ तक 4 GB टाइप करोगे बैठकर। ठीक है, तो जब एक्सेल फाइल से इंसर्ट करना सीख जाओगे, फिर टेक्स्ट डेटा टाइप का अच्छा यूज कर लोगे आप। फिलहाल हमने वो नहीं सीखा है अभी। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कर दिया टेक्स्ट डेमो। C1 टाइनी टेक्स्ट, C2 टेक्स्ट, C3 मीडियम टेक्स्ट, C4 लॉन्ग टेक्स्ट। तो 4 डेटा टाइप है हमारे पास। चारों की अपनी मैक्सिमम करेक्टर की कैपेसिटी है। अच्छा, जैसे इस मामले में इनका बिहेवियर क्या है। टाइनी टेक्स्ट कह रहा है कि मेरा साइज तो आप बता नहीं रहे हो, तो मैक्सिमम 255 पे जाऊंगा मैं। अब मान लो किसी ने इसके अंदर बस ABC स्टोर करा, 3 वैल्यू स्टोर करी, तो जब ये ABC इंटरनली फाइल पर जाके राइट होगा, तो क्या उसमें 252 स्पेसेस जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, वेरिएबल लेंथ। अगर मैंने लिखा होता है फिक्स लेंथ, तो इसका मतलब है जो ये कह रहे हैं उतना ही साइज पूरा करा जाएगा स्पेस लगा लगा कर। लेकिन यहाँ पे लिखा है वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ का मतलब यही है कि आपने अगर इसमें 3 करेक्टर रखे हैं, तो 3 करेक्टर ही फाइल में स्टोर होंगे, 252 करेक्टर का स्पेस स्टोर नहीं होगा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, वेरिएबल लेंथ के हैं। तो टेक्स्ट फैमिली वेरिएबल लेंथ की है हमारी। अब छोटा छोटा इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम टेक्स्ट डेमो, वैल्यूज। फिलहाल तो मैं
छोटी छोटी वैल्यू रख देता हूँ। और कुछ है ही नहीं फिलहाल करने को मेरे पास। इसमें जो रह गया, कैर वैर कैर और टेक्स्ट फैमिली के अंदर दिखाना, आपने थ्योरी में तो बता दिया, इसमें हिंदी के करेक्टर आ जाते, 3 बाइट लेते हैं, इमोजी आ जाते हैं, करके नहीं दिखाया कि टेबल के अंदर इमोजी कैसे इंसर्ट होंगे, काका का कैसे इंसर्ट होगा। तो अभी हम लोग जिस एडिटर पे एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका नाम है माई सिक्वल कमांड लाइन इंटरफेस। ये हमारा सिर्फ इंग्लिश करेक्टर को ही सपोर्ट करता है। इसमें मैं अदर करेक्टर लिखकर आगे पहुंचा ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको आगे जाके जब कभी दूसरे एडिटर का यूज करना सिखाऊंगा, लाइक वर्क बेंच एडिटर या पाइथन प्रोग्राम के साथ कनेक्टिविटी जब सिखाऊंगा, तो मैं आपको कैसे इमोजी और अल्फा बीटा गामा इंसर्ट करना है, वो सब जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है बट होते हैं, उन सबको भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलकर इस वाले पॉइंट को मैं दिखा दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला डेटा टाइप आता है हमारा। अगला डेटा टाइप स्पेसिफिकली फोकस करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या बैंकिंग डोमेन के डेटा को मैनेज करने के लिए। जैसे बैंकिंग डोमेन में अगर मैं आ जाऊं, तो ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन अमाउंट फ्लोट में आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट, डेट कैसे स्टोर करोगे, अभी तक जो डेटा टाइप आपने पढ़ाए हैं, डेट का जिक्र ही नहीं है उसमें कहीं। इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, करेक्टर आ जाएंगे, डेट कैसे आएगी। तो मुझे डेट स्टोर करनी है। ठीक है सर, ट्रांजैक्शन का टाइम भी जरूरी है कि कितने बजे हुई है, डेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। इसी तरह से अमेजन, जेप्टो, ब्लिंकिट, इनके सॉफ्टवेयर बनते हैं, 10 मिनट में डिलीवरी का ये प्रॉमिस कर रहे हैं। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तो कहीं डेट स्टोर होगी इनके डेटाबेस में, और वहां से काउंट होना शुरू हो जाएगा, फिर लिख कर आ जाएगा इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए। मतलब बिहाइंड द सीन डेट टाइम पे पूरा लॉजिक चल रहा है। तो अगर मुझे अपने डेटाबेस की टेबल में डेट और टाइम पर काम करना हो, तो अभी तक हमने कोई डेटा टाइप नहीं पढ़े हैं। माई सिक्वल हमें कुछ डेटा टाइप्स देता है डेट और टाइम पे काम करने के लिए। उनमें से कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हमें जरूर आने चाहिए। एक का नाम है हमारा डेट डेटा टाइप, एक का नाम है टाइम डेटा टाइप, और एक होता है डेट टाइम डेटा टाइप, और एक है टाइम स्टैम्प। तो टोटल 4 डेटा टाइप हैं जो हम यूज करते हैं। डेटा टाइप और भी हैं, ईयर नाम से भी है एक। तो सिर्फ ईयर की कभी जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि डेट में भी ईयर आ ही जाता है हमारा। ठीक है, तो मैं आपको ये 4 डेटा टाइप कराऊंगा, डेट स्टोर करने का, टाइम स्टोर करने का, डेट और टाइम दोनों स्टोर करने का, और ये दोनों। अब एक एक करके पहले इनको देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलो अब समझ लेते हैं, एक ही टेबल में चारों को बना लेंगे। तो मान लीजिए कोई कॉलम है टेबल के अंदर, और उस कॉलम का डेटा टाइप आपने डेट कर दिया। ठीक है, अब जो डेट डेटा टाइप है आपका, सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है कि मेरे अंदर जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इस फॉर्मेट में आएगी। इस फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते। ईयर 4 डिजिट में, डैश मंथ 2 डिजिट में, डैश डिजिट डेट। इस फॉर्मेट का डेटा यहां पर आके स्टोर होगा। अब जो वैल्यू डेट कॉलम में आएगी, उसका मेमोरी यूसेज 3 बाइट होगा। दूसरी डेट आएगी, वो 3 बाइट मेमोरी खाएगी। हर वैल्यू 3 बाइट मेमोरी इस तरह से खाएगी। अब जो इसकी रेंज है वो ये है, इस रेंज के अंदर आपकी डेट आ सकती है, इससे बाहर की डेट आप लेकर आओगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो डेट डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ डेट को स्टोर कर रहा है, जिसमें ईयर वाला पार्ट है, मंथ वाला पार्ट है और डेट वाला पार्ट है। ये टाइम को स्टोर नहीं करता।
तो हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप है, और इस दूसरे डेटा टाइप का नाम है टाइम डेटा टाइप। तो मान लीजिए मेरे पास टेबल का कॉलम है, और इस कॉलम का डेटा टाइप मैंने टाइम कर दिया। अब इसमें आने वाली वैल्यू इस फॉर्मेट की होगी, एच एच कॉलॉन एम एम कॉलॉन एस एस। और बाय डिफॉल्ट ये 24 आवर्स को सपोर्ट करता है, ए एम पी एम को नहीं करता। ठीक है। तो अब जो भी मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, हर वैल्यू जो इस कॉलम में आएगी अगेन 3 बाइट्स कंज्यूम करेगी। अगर आप दोनों को स्टोर करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा कॉलम बनाना चाहते हैं जिसमें दोनों चीजें एक साथ आ जाएं, तो आप इस डेटा टाइप का यूज करें। यहाँ पर डेट भी आएगी, फिर टाइम आएगा स्पेस देकर। डेट और टाइम दोनों आता है, तो सर मेमोरी यूसेज बढ़ जाएगा फिर हमारा। हमने कहा 5 बाइट हो गया, हर वैल्यू 5 बाइट की हमारे यहाँ पर आती है। तो सर 3 तो हो गए पूरे, अब चौथे की जरूरत क्या है? चौथा वाला कह रहा है मैं इसी का ही एक कॉम्पैक्ट वर्जन हूँ, मैं भी दोनों स्टोर कर लेता हूँ, लेकिन मैं मेमोरी बचा लेता हूँ, मैं 4 बाइट ही लूंगा। तो हमने कहा फिर कोई इसे क्यों यूज करेगा, फिर यही सही है। मेमोरी कम ले रहा है और डेट और टाइम दोनों एक साथ स्टोर कर लेता है। इसने कहा मेरी रेंज कम है, 1970 के बाद मैं काम, 1970 से पहले मैं काम नहीं करूंगा, और 2038 के बाद काम नहीं करूंगा। तो जो इस रेंज में काम करना चाहता है मेरा इस्तेमाल कर सकता है, डेट और टाइम दोनों स्टोर करने के लिए 4 बाइट में। और जो यहां से यहां तक जाना चाहता है उसको 5 बाइट खर्च करने पड़ेंगे और डेट टाइम टाइप में जाना होगा। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, डेट टाइम के डेटा टाइप्स हो गए। इसको लिखिए फिर मैं करके दिखाऊंगा। इस बात का आंसर शायद मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में दे दिया होगा एसक्यूएल की, कि सर ये सब लिखना जरूरी है, ये तो आप शेयर कर ही देते हो क्लास के बाद। तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो चैट जीपीटी पे से ज्यादा आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। जैसे कहोगे वैसे आपको वो आंसर लिख कर दे देगा। बट द पॉइंट इज हमारा ब्रेन उन बातों को जल्दी रिकॉल करता है जो अपने हाथों से लिखा होता है ना। तो अपने हाथों से लिखोगे और किसी दिन इंटरनेट नहीं चल रहा है और चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं हुआ, तो पछतावा नहीं होगा कि लिख लेते यार चलो उस दिन। और कभी जब इंटरव्यू देने जाओगे तो चैट जीपीटी से पढ़ के जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अपने नोट्स जब पन्ने पलट के जाओगे तो पूरा एसक्यूएल फटाफट रिवाइज हो जाएगा, 2 घंटे में पूरा एसक्यूएल रिवाइज हो जाएगा। इसलिए लिखना जरूरी है। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप अपनी तरफ से फ्री हैं।
जो जैसा करना चाहे वैसा करे। नहीं, बाय डिफॉल्ट इस तरह से स्टोर होगा। हाँ, टाइम स्टैम्प की लास्ट में यही है। इससे ज्यादा एरर आ जाएगी। इसका मेमोरी साइज कम है इसीलिए। यहाँ पर जितनी भी डेटा टाइप डेट टाइम से रिलेटेड हैं, उनका जो फॉर्मेट बताया गया है, सो ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड है। आप जब स्टोर करेंगे तो यही फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, लेकिन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप सेलेक्ट करते समय आप इसको अपने कस्टम फॉर्मेट में ला सकते हैं। एम पी एम में लाओ, पहले मंथ लाओ, पहले डेट लाओ, पहले जैसे आप कहोगे वैसे सेलेक्ट हो सकता है। तो टेबल में रखते समय फाउंडेशन है, यही फॉर्मेट होगा। फैच करते समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, अपने कस्टम फॉर्मेट में फैच कर सकते हैं। अभी सारा करके देखेंगे। तो अब मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल डेट डेमो, और इसमें चारों कैटेगरी के डेटा टाइप मैंने बना देने हैं। तो C1 कॉलम बना दिया, इसका नाम कर दिया डेट। C2 कॉलम बना दिया, इसका नाम कर दिया टाइम। C3 कॉलम बना दिया, इसका नाम कर दिया डेट टाइम। C4 कॉलम बना दिया और इसका डेटा टाइप कर दिया टाइम स्टैम्प। तो मैंने बोला एक और होता है ईयर नाम से, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा है। आप ब्रेन में रख सकते हैं, ईयर नाम से भी डेटा टाइप होता है। तो अब ये टेबल बन गई जिसमें चार कॉलम, चारों का अलग अलग डेटा टाइप मैंने दे दिया है। अब वैल्यू इसमें कैसे इंसर्ट होती है वो देखते हैं। तीन तरह से हम डेट टाइम में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप वैरचर स्टाइल में भी इन डेट टाइम कॉलम को वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। चलो करते हुए चलते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम डेट डेमो वैल्यूज। अब C1 कॉलम की वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है। तो C1 कॉलम की वैल्यू आप डेट में इंसर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग फॉर्म में। पहले ईयर लिखोगे, ईयर आज का लिखो, कल का लिखो, परसों का लिखो, लेकिन जो लिमिट है 000 से लेकर 999 तक सिर्फ वही लिखना है। चलो सर, फिर लिख देते हैं यहाँ पर, मान लो 2020। ठीक है। उसके बाद डैश लगाना है, फिर मंथ लिखना है। मंथ मान लो लिख दिया सर मैंने 07 जुलाई हो गई। ठीक। उसके बाद आपको लिखना है डेट। तो डेट मान लो मैंने डाल दी यहाँ पर 20। तो ये हो गया 20 जुलाई 2020। अगर आपने यहाँ पर 12 से बड़ी वैल्यू लिख दी, एरर आ जाएगी, क्योंकि बीच वाला पोर्शन क्या माना जाता है, मंथ। तो 1 से लेकर और 12 तक यहाँ पर अलाउड है। और ये डेट, तो डे आपका कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर 31 तक। हर मंथ का वो जानता है कि ये फरवरी है तो इतना होगा, ये है तो ये होगा। उससे बाहर आते ही एरर। और इसकी रेंज आपकी 999 है। तो तीनों पर अलग अलग स्पेसिफिक रेंज ही लिख पाओगे, बाहर जाते ही एरर आ जाएगी। डेट हमने अभी स्ट्रिंग में लिखनी सीखी। अब आता है टाइम, C2 कॉलम टाइम। तो अभी मैं पहली रो जो इंसर्ट कर रहा हूं वो मैं वैरचर स्टाइल में वैल्यू लिख सकते हैं, किसी भी के लिए, चारों में से किसी के लिए भी।
ये मानकर लिख रहा हूँ, लेकिन फॉर्मेट फिक्स है। एच कॉलोन कॉलोन आवर मिनट सेकंड। मान लो 10 बज के कॉलोन 11 मिनट कॉलोन 12 सेकंड डाल दिया मैंने। तो तीनों का अपना अपना लिमिट है, 24 से ज्यादा नहीं लिख सकते। उधर आप 60 से ज्यादा नहीं लिख सकते, उधर भी 60 से ज्यादा, तो सबका अपना अपना रेंज है। इवन 59 है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, तीसरा जिसमें डेट और टाइम दोनों की बात हो रही है। तो जब डेट और टाइम दोनों की बात हो रही है, तो आप पहले डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे। तो मान लो मैं यही डेट लिख देता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, 2020-07-20 स्पेस, पहले डेट फिर स्पेस फिर टाइम। तो मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा सही लगे इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, कॉमा। अब सर चौथा कॉलम है टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प कह रहा है मैं भी अपनी रेंज के हिसाब से दोनों चीजें स्टोर कर लेता हूँ। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले जो सही है वो कर दे रहे हैं। तो मैंने इसमें भी सेम वैल्यू इंसर्ट कर दी, क्योंकि हो तो जाएगी इसमें भी यही, 07-20। ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट डेमो। अब पहले मैं क्या करता हूँ, डेट टाइम और टाइम स्टैम्प का डिफरेंस समझाता हूँ ताकि बात खत्म हो जाएगी एक। तो मैंने क्या करा, फिर से वही इंसर्ट करा, सिर्फ चेंज ये करा कि जो टाइम स्टैम्प वाला फील्ड है, इस टाइम स्टैम्प वाले फील्ड में 2040 लिख दिया। 2038 लास्ट है, एरर आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें लिख दिया 2040, ये सही होना चाहिए, ठीक है। ये कर दो 2040, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरर ना इसमें आनी चाहिए ना इसमें आनी चाहिए। एरर आनी चाहिए हमारा चौथे वाले कॉलम में कि रेंज से बाहर हो गया है। यही हमारा पर्पज है कि इसमें एरर आनी चाहिए और चौथे कॉलम में आनी चाहिए। इनकरेक्ट डेट टाइम वैल्यू, कॉलम C4। तो समझ में आ गया, टाइम स्टैम्प और डेट टाइम में दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही डेट टाइम पार्ट को स्टोर करते हैं, डिफरेंस है रेंज का, ठीक है। अब आगे चलते हैं और दूसरा तरीका इंसर्ट करने का सीखते हैं। स्ट्रिंग में इंसर्ट करना है, कैसे है वो मुझे आ गया। अब मैं इंसर्ट करना चाहता हूं इंटीजर की फॉर्म में, तो मैं डेट और टाइम को इंटीजर की फॉर्म में भी इंसर्ट कर सकता हूं। कैसे, मान लो लिखा मैंने यहां पर 2040 01 02। क्या लिख दिया सर ये, थोड़ा सा मुश्किल है इंटरप्रेट करना, सीखना पड़ता है। तो जब आप किसी भी डेट को इंटीजर की स्टाइल में लिखते हैं, तो बीच में डैश नहीं लगाते, कोट्स नहीं लगाते, इंटीजर की फॉर्म में डायरेक्ट लिखिए। शुरू के 4 डिजिट ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट्स मंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट डे को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इंटीजर में भी इस तरह से लिखा जा सकता है। रीडेबिलिटी बहुत खराब है, बट एक पॉसिबल वे है डेट को इंसर्ट करने का। टाइम सेम मैनर में टाइम को आप लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो आप लिख रहे हैं यहां पर 12 बज के 13 मिनट 14 सेकेंड।
तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, कॉलन नहीं लगाने हैं बीच में, इंटीजर फॉर्म में डायरेक्ट लिखो, फर्स्ट टू डिजिट आवर, नेक्स्ट टू डिजिट मिनट, नेक्स्ट टू डिजिट सेकेंड्स, कॉमा, डेट और टाइम दोनों, 2024, 01, 02, 12, 13, 14। रीडेबिलिटी बहुत खराब हो गई है अब, लेकिन पॉसिबल है। डेट और टाइम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, बीच में स्पेस भी नहीं आएगा इस बार, ना कोई डैश आएगा ना कोई कॉलन आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। और इसी तरह से टाइम स्टैम्प में भी चलता है। टाइम स्टैम्प का डिफरेंस हम समझ चुके हैं, अब उसमें टाइम नहीं लगाना है। चलो देख लेते हैं, कुछ गलत करा होगा तो एरर आएगी, वरना चल ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब टेबल में जाकर देखोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखो, तो जो अपना इसका फॉर्मेट है वो अपना टेबल में बन जाता है। आपको फैसिलिटी है कि आप एज ए स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हो डेट और टाइम, एज इंटीजर करना चाहो तो एज इंटीजर भी कर सकते हो। अब तीसरा और आखिरी तरीका, डेट और टाइम को इंसर्ट करने का। तीसरा और आखिरी तरीका है सिस्टम की डेट इंसर्ट करना। अभी तो दोनों तरीकों में आपको राइट था, आप कुछ भी लिख सकते हो। बैंकिंग वाले फील्ड में तो ये नहीं चलेगा। ट्रांजैक्शन सिस्टम की डेट क्या है वो स्टोर होगी आपकी हिस्ट्री में जाके, आप कभी ट्रांजैक्शन डेट दे नहीं सकते। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आप डेट मैनुअली एंटर करोगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको मैनुअली एंटर नहीं करना होता, सिस्टम की डेट अपने आप पिक होगी। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पॉलिसी लेनी है कोई, और आपने पॉलिसी बाजार वाले को कॉल करा, उसने पॉलिसी आपको बता दी, आज बताई, है ना। अब उसने कहा बताओ कब कॉल करूं, तो आपने कहा 4 दिन बाद कर लेना। तो उसने अपने सॉफ्टवेयर में 4 दिन बाद की डेट एंटर करी होगी, तो मैनुअली करी होगी। अब वो डेटा उसके टेबल में कहीं स्टोर हुआ होगा, तो अब वहां पर आपका मैनुअल डेट एंट्री हो रही है, यानी जिसको हम सेल्स की भाषा में क्या बोलते हैं, फॉलो अप। तो जब सेल्स में आप कभी जाओगे तो उसमें एक टर्म आता है फॉलो अप लेना। तो फॉलो अप के लिए आपको डेट बतानी होती है। बताओ, कुछ पूछना है? तो अब यहां पर हमें सिस्टम की डेट कैसे इंसर्ट करनी है वो देखते हैं। मैनुअल इंसर्ट करनी तो आ गई, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम डेट डेमो, वैल्यूज, और यहाँ पर सिस्टम की डेट फैच करने के लिए एसक्यूएल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद, जिसका नाम है फंक्शंस। जैसे एक्सेल के अंदर फंक्शन होते हैं, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, राउंड, पाइथन के अंदर फंक्शन थे, सी के अंदर होते हैं, ऐसे ही क्या होता है एसक्यूएल के अंदर ही फंक्शंस होते हैं। तो उसमें से एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारा करंट डेट। करंट डेट फंक्शन को कॉल करने के लिए, यानी कि डेट के आगे पैरेंथेसिस का पेयर, तो इसे बोलते हैं फंक्शन, और ये है उसकी कॉलिंग। तो ये लिखने से सिस्टम की डेट आपकी आ जाती है, और वो डेट हमारा डेट कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको सिस्टम का टाइम फैच करना है, इस कोड को, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके सिस्टम में आपने डेट चेंज कर रखी है तो वो सैटेलाइट से लाकर इंसर्ट करेगा, नहीं, आपके लैपटॉप में क्या है वो इंसर्ट करेगा। अब आपने गलत सेट कर रखी तो गलत आएगी हमारी। ठीक है। तो एक और फंक्शन है जिसका नाम है करंट टाइम। करंट टाइम फंक्शन क्या करता है, सिस्टम का टाइम फैच करता है,
और अगर आपको डेट और टाइम दोनों को एक साथ फैच करवाना है तो नाउ नाम का फंक्शन होता है। तो इस तरह से सर चौथा भी रह गया, टाइम स्टैम्प, उसके लिए भी नाउ। चलो, 20 जुलाई 2025, 14:46। चलो। हाँ सेम ही है, क्योंकि दोनों में नाउ डाला है ना। तो दोनों का डिफरेंस तो हमने वो रेंज वाला देख ही लिया, अब जो ये वाली डेट है वो तो दोनों की रेंज में आ ही रही है, इसलिए इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से डेट और टाइम के डेटा पर तीन तरह से काम कर सकते हैं। या तो स्ट्रिंग फॉर्म में अपनी कस्टम डेट कस्टम टाइम बताओ, इंटीजर की फॉर्म में कस्टम डेट कस्टम टाइम बता सकते हो, या फिर करंट डेट करंट टाइम को आप टेबल में अपना इंसर्ट कर सकते हो। तो जब जैसी रिक्वायरमेंट आए तब वो अप्रोच यूज करी जा सकती है। अब मान लो एक चेंज करते हैं, सब कुछ ठीक था, ये वाला पॉइंट था मान लो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं कहीं से डेट लेकर आया और उसमें डेट का जो फॉर्मेट है वो मेरा है, पहले उसमें मंथ लिखा, पहले उसमें डे लिखा हुआ है, मान लो 20 तारीख है, महीना है, उसके बाद ईयर है। तो क्या ये अपने आप उसको फॉर्मेट अपने हिसाब से करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं। मना कर रहा है, C1 कॉलम में इनकरेक्ट वैल्यू है, यानी कि आप कहीं से अगर डेट ला रहे हैं अपनी, और वो डेट आपके माई एसक्यूएल के फॉर्मेट में नहीं है, तो ये पहले आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जहां से भी डेट आप लाए हो उसको माई एसक्यूएल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। हाँ, लेकिन जो मैंने ये फंक्शन पढ़ाई, करंट डेट फंक्शन, ये आपके सिस्टम की डेट फैच करेंगे। अब सिस्टम में डेट आपके चाहे किसी भी फॉर्मेट की हो, ये उसको खुद कन्वर्ट करता है माई के फॉर्मेट में, तब आपका यहां पर इंसर्ट करता है। देखो, मेरे लैपटॉप में मेरे डेट का फॉर्मेट ये है, पहले डे आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। लेकिन जब मैं अपने सिस्टम से फैच करके इंसर्ट कर रहा हूं तो पहले ईयर ही हो रहा है, यानी कि ये फंक्शंस जब सिस्टम से फैच करेंगे तो ये मैटर नहीं करता कि आपके सिस्टम में क्या फॉर्मेट है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देते हैं आपके माई के फॉर्मेट में। लेकिन जब मैनुअल एंट्री करोगे तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस फॉर्मेट में डेट लानी ही पड़ेगी। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है जब आप एक प्लेटफॉर्म से डेटा दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, डेट टाइम में। जहां से डेटा आया है वहां पर फॉर्मेट ये है, जहां जाना है वहां फॉर्मेट दूसरा है। अब आप सीधा इंसर्ट कर नहीं पा रहे हो, आपको बीच में कुछ इस तरह के मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं। अब वो वाला पॉइंट कि सर आपने बोला था कि सेलेक्ट करते समय हम अलग अलग स्टाइल में अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जैसे हमने ये अभी तीन फंक्शन पढ़े, इसी तरह से हमारे पास और बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो फॉर्मेट करने वाला काम करते हैं। तो अभी मैंने आपको फंक्शन नहीं पढ़ाए हैं, तो पहले मैं आपको फंक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर उसके अंदर इस टॉपिक को दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा कि देखो उस दिन हमने टेबल में इस तरह से काम किया था, आज हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, अब हम अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट करके भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए थियोरेटिकली यस, हम फैच करते समय अपने फॉर्मेट में फैच करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें जो टॉपिक पढ़ना होता है अभी हमें नहीं पढ़ाया गया है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए। अब मान लीजिए हम Naukri.com के लिए कुछ टेबल बना रहे हैं। तो Naukri.com की बनाओगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गई, और यहाँ पर उसका CV नहीं होगा।
अब सीवी कैसे स्टोर करोगे? यहाँ पर नाम तो चलो वैरकर में आ जाएगा, मोबाइल नंबर इंटीजर वगैरह बना लो, ईमेल वैरकर बना लो। सीवी को कैसे स्टोर करोगे? सीवी पीडीएफ में भी हो सकता है, वर्ल्ड में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। आजकल डॉक एक्स कम चल रहे हैं, डॉट पीडीएफ ज्यादा चल रहे हैं, और रिकमेंड भी करते हैं कि अपना सीवी डॉट पीडीएफ में बनाओ। तो अब स्टोर कैसे होगा इसमें? पीडीएफ। और अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर भी स्टोर करना चाहूँ तो जेपीजी, पीएनजी, तो इमेज किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है। बट हमारा क्वेश्चन तो डेटा टाइप से है ना। डेटा टाइप क्या स्टोर करें यहाँ पर? तो उसी के लिए डेटा टाइप होता है बिलोंग। इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो बिलॉव फैमिली है, इसके अंदर तीन चार हैं। तो बिलॉव फैमिली के जो डेटा टाइप्स हैं, वो हमारा जो नॉन टेक्स्ट डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। नॉन टेक्स्ट डेटा, जिसमें इमेज आ गई आपकी, पीडीएफ आ गया, MP3 फाइल, MP4 फाइल, एक्सेल फाइल, कोई सी भी फाइल जो नॉन टेक्स्ट होती है, अगर उसका डेटा स्टोर करना है तो डेटा टाइप आपको रखना है बिलॉव। या इसकी एक फैमिली है, उस फैमिली में आपको कुछ डेटा टाइप्स मिलते हैं। ठीक है। तो जो बिलॉव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे आपका टाइनी टेक्स्ट है ना, उसी तरह से होते हैं। एक होता है टाइनी बिलॉव। टाइनी बिलॉव आपकी जिस इमेज को स्टोर करेगा वो 255 बाइट्स की होनी चाहिए। तो वहाँ करेक्टर की जगह बाइट्स शब्द यूज करते हैं। एक होता है बिलॉब। बिलॉब इतनी बड़ी फाइल स्टोर कर सकता है। एक होता है मीडियम बिलॉब। मीडियम बिलॉब 16 MB तक का डेटा स्टोर कर सकता है पर वैल्यू। लॉन्ग 4 GB तक। यानी आपका रिज्यूमे वाला पॉइंट है, तो आप 16 MB वाले में जा सकते हो। तो आप मीडियम ब्लॉक का यूज यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि आपके जो डेटा टाइप्स हैं वो सेम जो टेक्स्ट फॉर्मेट के थे उसी तरह के हैं। हम्म। उसमें बाइट्स आ जाएंगे, फाइल का साइज। बाइट्स में जो होता है फाइल का साइज हमारा। ठीक है। टाइनी ब्लॉब, रुक जाओ इसको ऐसे ना लिखकर शॉर्ट में निपटा देते हैं। टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर बाइनरी फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो वीडियो, एटसेट्रा।
अब जो अगला चैलेंज है वो यही है कि आप अगर कमांड लाइन इंटरफेस पे किसी इमेज को इंसर्ट करोगे या किसी भी फाइल को, चाहे वो ऑडियो वीडियो पीडीएफ इमेज फाइल हो, तो सीएलआई हमारा एक्सेस डिनाइड की एरर दे देगा। यानी कि सीएलआई पर आप अपने सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वर्कबेंच या पाइथन के प्रोग्राम पर आप सिस्टम की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में रीड भी कर सकते हो और यहां से अपने सिस्टम पर राइट भी कर सकते हो। तो ये वाला डेटा टाइप भी अभी हमारा थ्योरी में हो पाएगा। प्रैक्टिकली हम करने जाएंगे तो ये एक्सेस डिनाइड, परमिशन नहीं होगी हमारे पास, ये एरर आएगी। तो वर्कबेंच पर जब जाएंगे तो एक बार इसको दोबारा देखेंगे, या जब पाइथन से कनेक्टिविटी करेंगे तब इसको एक बार दोबारा देखेंगे। चलो, तो ऑलमोस्ट डेटा टाइप्स जो हमारे एसक्यूएल के अंदर होते हैं सारे मैंने आपको करा दिया। फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डेट इज माई सिक्वल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे 1:30।